अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सही है। 3 लेक्चर में जो है हमने स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर था वो काफ़ी जो है बारीकी से कवर कर लिया। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे उनको भी अच्छे से पढ़ा हमने। अच्छा, आज जो है हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं डव के एंट्रेंस टेस्ट, जेएसएमयू के एंट्रेंस टेस्ट या एसआईयूटी, केयू के, ठीक है, इनके जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो ये एमसीक्यूज जो है वहाँ बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, मैंने ये नोट में भी लिख दिया है कि दीज एमसीक्यूज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एस्पिरेंट ऑफ बीएसएन, अलाइड हेल्थ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और डी फार्मेसी। सही है। जो भी इनके टेस्ट देने वाले हैं तो वो इस लेक्चर को अगर देख लेते हैं और थोड़ा बहुत उनकी बुक स्टडी की हुई है और ये ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेते हैं तो उनकी प्रिपरेशन में जो है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सही है। मोस्टली जो ये एमसीक्यूज है पास पेपर से होते हैं। सही है। तो आपने पेंसिल और बुक साथ में, अपना रजिस्टर साथ में रखना है, सॉल्व भी करना है, साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला नंबर एमसीक्यूज है डिफ्यूजन ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम डैश कंसंट्रेशन टू डैश कंसंट्रेशन। तो हमें पता है डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर सेकंड है। यहाँ पे कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है हमें पता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 1 atm प्रेशर पे 100 सेल्सियस होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका भी। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3 है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है हमें पता है, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। सही है। ऑप्शन ए इनका भी करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4 है कि वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी 8। हमें पता है वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 सेल्सियस की होती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यूज होते हैं वो आपने एज ए हम कह लें रट्टा कह लें या इसको जो है ना की पॉइंट लिख के आप याद कर लें। और प्रीवियस जिसने मेरे 3 लेक्चर देखे हैं वो जो है इसको इजीली कर सकता है क्योंकि मैंने लेक्चर में सारी चीज़ें कवर करी हैं। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है कि एलसीडी इज एग्जांपल ऑफ डैश क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल होता है एलसीडी, किसका एग्जांपल होता है हमें पता है लिक्विड क्रिस्टल का एग्जांपल है। ठीक है। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। यहाँ पे सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है हमें पता है। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फोर्स का अगर सीजीएस सिस्टम में यूनिट देखें तो डाइन, और लेंथ का देखें तो सेंटीमीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर यूनिट होना चाहिए या तो फिर न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। क्या इसमें से कोई ऐसा यूनिट है? नहीं, ऐसा कोई यूनिट नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 7 है द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन इज। अभी मैंने बता दिया है। अच्छा, ये भी देख लें आप। सरफेस टेंशन की जो है बाय फार्मूला डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड को क्या कर रहे होते हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं। ठीक है। तो वो जो है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कह रहे होते हैं। ठीक है। तो फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, 1 पास्कल, एमसीक्यूज नंबर 8 है 1 पास्कल इज इक्वल्स टू। 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? अच्छा, पहले आप ये जान लें कि पास्कल क्या होता है। अच्छा, पहले आप ये जान लें कि पास्कल क्या होता है। पास्कल हमें पता है प्रेशर का यूनिट है। सही है। 1 पास्कल जो है व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ 1 मीटर एरिया। ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हम 1 पास्कल कहेंगे। ठीक है। तो 1 पास्कल जो है कहाँ कितने के इक्वल होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर का यूनिट है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9 है एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डैश प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पता है एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट हो। एमसीक्यूज नंबर 10 है तो उनका जो है डायरेक्टली रिलेशन है।
ठीक है। MCQs नंबर 10 है, विच इज़ करेक्ट फॉर एवापोरेशन। एवापोरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब करेक्ट है यहाँ पे कौन, आप देख लें। ठीक है, एंडोथर्मिक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कूलिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी सरफेस फिनोमेना होता है ये, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अच्छा, हमें पता है एवापोरेशन जो है एंडोथर्मिक भी होता है, कूलिंग प्रोसेस भी होता है, सरफेस फिनोमेना भी होता है। ठीक है, तो ये जो है तीनों के तीनों सरफेस अपना एवापोरेशन को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, MCQ नंबर 11 है, द लिक्विड स्टेट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डैश शेप। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है कि लिक्विड का जो है वॉल्यूम होता है, और क्या लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है या नहीं डेफिनेट शेप होती है, या नो वॉल्यूम नो शेप होता है, या नॉन ऑफ दीज। हमें पता है उनकी कोई शेप नहीं होती। जैसे ही आप लिक्विड को जो है ना मतलब फर्श पे फेंकेंगे तो कोई स्पेसिफिक शेप होगी, तो वो प्रॉपर ज्योमेट्री में होता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्या होता है कि वो जो है इरेगुलर डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा होता है। सही है। अच्छा, MCQs नंबर 12 है, एज कंपेयर टू गैस लिक्विड इज डैश कंप्रेसिबल। मतलब कि अगर लिक्विड को जो है गैस से कंपेयर करा जाए तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है, मोर होती है, इक्वली होती है, या नॉन ऑफ दिस। हमें पता है लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल, लिक्विड इज लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है ये। अच्छा, MCQs नंबर 13 है, कैपिलरी रिएक्शन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू। कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है, लिक्विड का जो है अप डायरेक्शन में फ्लो होता है प्लांट्स में या कैपिलरी ट्यूब में कह लें आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू अडहेसिव फोर्सेस, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक वाटर के मॉलिक्यूल्स, और दूसरा जो है जिस चीज़ से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अटैच हैं, तो इस फोर्स को जो है हम अडहेसिव फोर्सेस कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर यही सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता तो हम उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे बी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, MCQs नंबर 14 है, द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू गैस। गैस के मुकाबले में लिक्विड का जो है डिफ्यूजन क्या होता है, लेस होता है, मोर होता है, इक्वली, फास्ट, या नॉन ऑफ दिस। हमें पता है लिक्विड जो है लेस जो है मतलब डिफ्यूजिबल होते हैं एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, अगर आप उनको डिफ्यूज़ करवाएंगे तो लिक्विड डिफ्यूज़ इतने तेज़ी से नहीं करेंगे जितने गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं MCQ नंबर 15 की तरफ, द प्रोसेस वेयर सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। हमें पता है ये सब्लिमेशन की जो है डेफिनेशन है। ठीक है, तो छोटी छोटी डेफिनेशंस पे आपने फोकस करना है, वहाँ पे चीज़ें बहुत जो है मतलब हार्ड नहीं आएंगी। BSN के टेस्ट में या कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट में बेसिक चीज़ें और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, MCQs नंबर 16 है, सरफेस टेंशन इज डैश विद द डैश ऑफ टेम्परेचर। सरफेस टेंशन क्या करती है, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज करती है विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या डिक्रीज करती है विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन बी एंड सी दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखें, सरफेस टेंशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रीज़न क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमें पता है सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। मतलब मॉलिक्यूल जो है सरफेस वाले मॉलिक्यूल को एक फोर्स लगा रहे हैं कि वो अपना उसी एरिया में रहे। ठीक है, सही है ना। तो अगर हम कहें कि टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनके बीच में जो है मॉलिक्यूल्स की मोशन कम होगी और डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। सरफेस टेंशन इज अ बेसिकली फोर्स, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, ये आपको MCQ समझ में आ गया होगा। उसके बाद है, देख लें कि जो सरफेस टेंशन जो है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन ज़्यादा होगी और डिस्टेंस कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि फोर्स भी कम हो जाएगी, इसलिए सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 17 है, द zigzag मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू अनइक्वल कोलिजन इज नोन एज। ये लिक्विड टॉपिक जब हमने पढ़ा था वहाँ पे जो है मैंने ब्राउनियन मूवमेंट की जब डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, तो zigzag मोशन जो होती है ना मॉलिक्यूल्स की कलेक्टिवली, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मोस्टली पूछा भी जाता है। अच्छा, उसके बाद है MCQs नंबर 18, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन
कैन बॉन्ड विथ, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड करता है? ठीक है, 3 हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से, या नन ऑफ दीज? हमें पता है वाटर के मॉलिक्यूल में जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं तो एक ऑक्सीजन जो है 4 हाइड्रोजन से इंटरेक्ट कर रहा होता है, सही है, मतलब बॉन्ड बना रहा होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 19 है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज। हमें पता है ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, कि एक लिक्विड के फ्लो में जब रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको हम जो है विस्कोसिटी कहते हैं। हनी जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सही है। इससे क्या मुराद है कि हनी को जब आप गिराएंगे या फ्लो करवाएंगे तो वो उसमें एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब कम स्पीड से फ्लो करेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 20, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ऑप्शन ए पोइस, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अच्छा, जहाँ पे भी मोस्टली एमसीक्यूज ऐसे हों कि ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी, अगर आपको एमसीक्यूज ना आ रहा हो तो आपने जो है ना मतलब तुक्का भी लगा रहे हैं ना, तो ये तुक्का लगाइएगा, क्योंकि अक्सर यही जो है ऑप्शन मतलब करेक्ट किए जाते हैं। और एमसीक्यूज ये डिज़ाइन ही ऐसे होता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट हों, ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो जल्दबाजी में एक ऑप्शन करेक्ट देखा उसी को करेक्ट कर लिया, तो ये एमसीक्यूज उनके लिए बनाया जाता है ताकि वो जो है इसको गलत करें, ठीक है। लेकिन आपने पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर जो है उसको टिक करना है, सही है। तो यहाँ पे पोइस भी जो है यूनिट है विस्कोसिटी का, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये भी जो है विस्कोसिटी का यूनिट है। एक पोइस जो है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 500 ml एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 600 केल्विन अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर। हमें पता है ये चार्ल्स लॉ की जो है स्टेटमेंट है। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे क्या करना है आपने, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। V1 यहाँ पे क्या गिवन है हमें पता है 500 ml, T1 क्या गिवन है हमें पता है 300 केल्विन, V2 क्या T2 क्या गिवन है हमें पता है 600 केल्विन, और V2 फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो है 1000 ml आएगा, लेकिन सिंपल जो है कभी कभार जो है ना विदाउट कैलकुलेशन भी हमें एमसीक्यूज लॉजिक लगा के सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पे लॉजिक कैसे लगाना है मैं बताता हूँ आपको। केल्विन में जब भी टेम्परेचर हम डबल कर रहे होंगे ना, तो वॉल्यूम जो है उसका डबल, बिल्कुल जो वॉल्यूम गिवन है उसका वॉल्यूम उतना ही डबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही जनरल केस इक्वेशन में आप इनका देखेंगे ना रिलेशन, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। और ये आप कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 21 है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, ये हमने कर लिया है ना, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 22 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड का कौन सा एग्जांपल है हमें यहाँ पे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हमें पता है क्रिस्टल होता है, डायमंड जो है क्रिस्टल होता है, आइस भी एज ए क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, गैस, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 23 को डिस्कस करते हैं, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज। अच्छा, ये जो है एमसीक्यूज टिपिकली पूछा भी जाता है, तो आपने ये याद भी रखनी है वैल्यूज़। ये जो यूनिट्स हैं ना एक दूसरे में कन्वर्जन है, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये इक्वल हैं, ठीक है। तो कौन से यूनिट में वैल्यू गिवन है, जैसे सपोज करो कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन में जब वैल्यू गिवन हो, तो आपने ये जो है 1.987 ऑप्शन करेक्ट करना है। और सिंपली अगर जोल पर मोल केल्विन में गिवन हो तो आपने 8.314 ऑप्शन सही करना है। और अगर लेटर एटीएम पर मोल केल्विन में गिवन हो तो आपने क्या करना है, ऑप्शन ए करेक्ट करना है। लेकिन हमें पता है ये सारे के सारे इक्वल हैं, ये जो यूनिट डायमेंशंस हैं मतलब कन्वर्जन है, ये सब के सब इक्वल हैं, तो ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 24 है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय यूनिट अमाउंट इज नोन एज। हमें क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के लिए जो एनर्जी लगती है, ठीक है, पर सॉरी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय यूनिट अमाउंट, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि सरफेस एरिया जो है लिक्विड का, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सही है, विस्कोसिटी कह रहे होते हैं, सरफेस टेंशन कह रहे होते हैं, कैपिलरी एक्शन कह रहे होते हैं, एडिशन कह रहे होते हैं।
बेसिकली ये फोर्स होती है, एनर्जी नहीं होती, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इसको जो हम सरफेस टेंशन कह रहे होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 25 है, एमसीक्यूज नंबर 25 है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ एनी आइडियल गैस। हमें पता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जो है एसटीपी पे उसका वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब या लीटर। सही है, डीएम क्यूब और लीटर, लीटर जो है ना एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट मतलब हम कहें कि जो है ना यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डीएम क्यूब या लीटर से उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमें पता है 1 मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब। तो 2 मोल का कितना होगा 44.8, सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 26 है, द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू एग्जिस्ट इन अ मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। हमें पता है ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। सही है, जब एक ही कोई सॉलिड हो और वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सही है, आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि कोई डिफरेंट दो क्रिस्टल जो है उनकी ज्योमेट्री सेम हो। सही है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड की क्यूबिक ज्योमेट्री होती है। एलोट्रोपी क्या होती है कि जब कोई एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जैसे कार्बन होता है, डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे जो है पॉलीमॉर्फिज्म ऑप्शन सही है। आगे आगे चीज़ें आती जाएंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, एनाइसोट्रॉपी भी आपको बताऊँगा क्या होता है, ठीक है। MCQ number 27 है, a gas occupy 1.5 liter at 25 Celsius. What will be its volume at 50 Celsius if the pressure is kept constant? अच्छा, ये वही चार्ल्स लॉ का जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। लेकिन करना आपने ये है कि हमेशा जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन हो ना और वॉल्यूम आपका लीटर में गिवन हो तो आपने कन्वर्जन जो है सेल्सियस की केल्विन में कर देनी है और फिर न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अच्छा, ये जब न्यूमेरिकल आप वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करेंगे V1 इंटू टी वन, सॉरी V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, तो आपका ये वॉल्यूम निकल के आएगा V2 जो भी है, ठीक है, 1.62 लीटर। अच्छा, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, सही है, वैसे हमें पता है कोवलेंट जो भी होते हैं, ठीक है, बॉन्ड होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्री देखने को मिलते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है, सही है। तो इट हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। दूसरा है कि इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, वो होता है लेकिन वो रीज़न इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का नहीं होता, इट इज़ मेटल नहीं। ग्रेफाइट कार्बन होता है, कार्बन कहाँ मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। MCQ नंबर 29 है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन अ 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, ठीक है। STP पे जो है हमारे अगर वॉल्यूम जो है ये गिवन है, ठीक है, तो अच्छा जी, MCQ नंबर 29 है ये, सॉरी बीच बीच में जो है ना आपको लग रहा होगा कि वॉइस में इतना गैप है, वो इसीलिए है क्योंकि हॉस्टल पे जो है ना ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल होता है, सही है ना। बाय द वे आपको जो है फिर भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, ठीक है। MCQ नंबर 9, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन अ 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आपने जो है V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, सही है। इस MCQ को आपने ऐसे सोल्व करना है। सपोज करें V1 जो है हमारा क्या गिवन है 22.4 DM³ या लीटर कह लें, और N1 जो है 1 लीटर है, और V2 जो है हमें गिवन है इतना 5.6 लीटर या 5.6 DM³। तो N2 जो है कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात ये आप इसको लॉजिकली भी सोल्व करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे ना V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2 जो मैंने बताया है वैसे ही, तो आंसर आपका ये आएगा, ऑप्शन ए। दूसरे किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम में डिक्रीज कितना आ रहा है ये देखें, कितना आ रहा है, मतलब 22.4 DM³ से 5.6 लीटर तक जाने के लिए, ठीक है, ये कितनी परसेंटेज है उस चीज़ की, 25 है ना, मतलब फोर्थ पार्ट है उसका। तो आप सिंपल 1 मोल को जो है उसके फोर्थ पार्ट से डिवाइड कर दें। जब 1 मोल का फोर्थ पार्ट क्या होता है 0.25, ठीक है। तो यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल इज करेक्टराइज्ड बाय, यूनिट सेल जो है किस चीज़ों से करेक्टराइज होता है, हमें पता है ये वॉल्यूम से भी करेक्टराइज हो रहा होता है और द लेंथ ऑफ एजेस
जिसको हम ए बी सी का नाम दे रहे होते हैं, उसे भी द एंगल बिटवीन एजेस, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, जिसको हम कह रहे होते हैं, और डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये सब के सब जो है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं यूनिट सेल को, करेक्टराइज उसकी करेक्टरिस्टिक को, ठीक है। उसके बाद है MCQ number 31. If 200 ml of gas at 2 atm pressure is compressed to 100 ml at constant temperature, what will its new pressure be? सही है, हमें गिवन है क्या है कि दो वॉल्यूम गिवन है, एक प्रेशर गिवन है, ठीक है। हमें पता है क्या रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर का, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। जब आप ये इसमें वैल्यू डालेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये। अच्छा, इसका आंसर जो है वो 4 ATM है, ठीक है। और ये आपको पता है ये कौन सा लॉ है वैसे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। ये लॉ भी याद रखें, बॉयल्स लॉ है ये, ठीक है। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सिंपल लॉज की स्टेटमेंट याद रखें, ठीक है। ये MCQ वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है ये आपको मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना एक डायग्राम हो एक क्रिस्टल की, फिर मैं आपको बताऊँ कि जो है ना यहाँ से आप एलिमेंट काउंट करेंगे तो कितने होंगे, ठीक है, सॉरी एटम। तो द नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम के जो है ना टाइप होते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, सही है, और फेस वगैरह, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो वो उसमें जो है ना आप फिर देख रहे होते हैं कि इनके पर्सपेक्टिव जो है एटम्स कितने होंगे और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के पर्सपेक्टिव एटम कितने होंगे। बहरहाल 32 का जो आंसर है वो 2 है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये आपने एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट भी लिख लेना है अगर समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर इसको समझना अच्छे से चाहते हैं तो बुक में देख लें, ठीक है, डायग्राम समझ में आ जाएगी आपको होपफुली। अगर ना समझ में आए तो मुझे पर्सनली DM करें, ठीक है, मैं आपको जो है शॉर्ट वॉइस में या फिर इस पर जो है हम कोई क्लास में इसको जो है 2 से 3 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, MCQ नंबर 33 है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है, कि हीट का जो है एक अमाउंट, यानी सिंपल आप एनर्जी कह लें, ठीक है, वो जो है रिक्वायर होता है एक मोल लिक्विड को जो है बॉइलिंग पॉइंट सॉरी इस चीज़ को जो है, अच्छा जी 33 MCQ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इट्स क्या कहते हैं उसको, कि इतना हीट का अमाउंट जो कि लिक्विड के जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जो है वेपराइज कर दें, सही है। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है, आपने याद भी रखनी है। उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक मोल को अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वेपराइज कराया जाए तो जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 2.0 ग्राम पर लीटर एट STP, व्हाट इट्स मोलर मास। अच्छा, ये आप जो है कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता देता हूँ। हमें पता है मोलर मास और डेंसिटी का फॉर्मूला जो है हमने लास्ट टाइम PV इजिकल्स टू NRT में जब ड्राइव करा था तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के लिए भी एक फार्मूला था और डेंसिटी के लिए भी एक फार्मूला था। डेंसिटी का फार्मूला क्या था, PM/RT, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे क्या है 1 ATM, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, क्या टेम्परेचर है यहाँ पे 0 सेल्सियस यानी 273 केल्विन, ठीक है। तो जब इसका हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे ये सारी चीज़ें उसमें निकाल के, मतलब ये चीज़ें उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके फार्मूले में, तो उसका जो आंसर फाइनल बनेगा 44.8 ग्राम पर मोल, सही है, ठीक है। और सिंपली देखें
इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्या कर रहे हैं हम डेंसिटी को जो है 1 से 2 कर रहे हैं, सही है, फॉर्मूला में। और सामने जो है इक्वेशन के उस तरफ हमें पता है मोलर मास है, ठीक है। तो मोलर मास क्या होगा, डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, इक्वल साइन के उस तरफ। अच्छा, MCQ नंबर 35 है, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। अच्छा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो है गैस को ज़्यादा लिक्विफाई नहीं किया जाता, चाहे आप कितना भी जो है प्रेशर लगा लें। तो इस टेम्परेचर को जो है ना हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, 36 MCQs है, the total pressure exerted by a mixture of two gases A and B is 750 mmHg, ये इसको टॉर भी कह सकते हैं। If the partial pressure of gas A is 300 mmHg, the partial pressure of gas B is known as, कौन मतलब कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे अगर डाल्टन्स ना लगाएं, टोटल प्रेशर किस चीज़ का सम होता है, पार्शियल प्रेशर का, ए और बी का दोनों का सम होगा 750। तो अगर ए गिवन है और टोटल प्रेशर भी गिवन है, तो इससे अगर ए को माइनस कर दें हम, तो क्या हमारी बी की जो है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू नहीं आ जाएगी। और सिंपल ये 450 होता है, देखिए ना, 750 में से जो है आप 300 माइनस कर दें, और उसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को समझना और उसको लॉजिकली सॉल्व करना, ये तभी होगा जब आप इसमें से जो है प्रैक्टिस में रहेंगे। अच्छा, MCQ नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड से कौन जुड़ा होता है, सोडियम मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, टेबल सॉल्ट जो है हमें पता है आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। और ड्राई आइस, ठीक है, ये हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। अच्छा, डायमंड जो होता है ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, सॉरी ये यहाँ पे डी जो है ड्राई आइस है, ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी डायमंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देख लें MCQ नंबर 38, द रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइडल की जो है पार्टिकल की डिस्पर्जन मीडियम में जो रैंडम मोशन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, सही है जी, याद रखना है आपने। अच्छा, स्ट्रक्चर सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP इज डिफाइंड एज, STP जो है 0 सेल्सियस और 1 ATM को कहते हैं, ठीक है, 273 केल्विन, और हम कह सकते हैं कि 760 टॉर, ठीक है, वैसे भी हो जाना लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, ठीक है। MCQ नंबर 40 है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज, ठीक है। ये MCQ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। क्या होता है कि पार्टिकल जो है ना कोलाइडल का, सपोज करें अगर वो लाइट को स्कैटर करे, अगर उसमें हम लाइट पास करें और वो पार्टिकल जो है लाइट को स्कैटर करें, तो इस अफेक्ट को जो है हम टिंडल अफेक्ट कह रहे होते हैं, ठीक है, टिंडल अफेक्ट इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 41 है, if the pressure on a gas is doubled and its temperature in a Kelvin is also doubled, the volume of gas will, सिंपल सा जो है ना ये फॉर्मूला में जो है ना आप पुट कर दें। क्या करना है आपने, हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, यहाँ पे N और R जो है दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब गिवन नहीं है, हम उसको कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और डबल क्या हो रहा है और हाफ क्या हो रहा है, कह रहा है कि प्रेशर इज डबल्ड, अगर वॉल्यूम को एक साइड रख लें हम, ठीक है, PV है ना, तो वॉल्यूम को एक साइड रख लें और T/P हो जाएगा, सही है। टेम्परेचर मतलब वहाँ पे आप कोएफिशिएंट 2 लगा लें, टेम्परेचर डबल कर दिया आपने, प्रेशर के साथ भी कोएफिशिएंट 2 लगा लें, ठीक है, तो प्रेशर भी जो हमने डबल कर दिया, नेट इफेक्ट क्या होगा 2/2, सेम ही रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिमेन सेम, सही है। 42 MCQs है, देख लें, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से जो है ना बिलो टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड जो है अपने वेपर फेज में चेंज हो रहा है, सही है, तो उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है, सही है, इसको कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं और एंडोथर्मिक भी होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है।
MCQ नंबर 43 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है आपको पता है, जैसे हम स्पेसिफिक हाइट पे जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर का जो है मतलब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। जैसे ही डेप्थ में जाएंगे आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, ये आपने ये चीज़ याद रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने की वजह से हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, सही है। अच्छा, MCQ नंबर 44 है द एनर्जी released when 1 mole of ionic crystal is formed from its gaseous ions is known as या called, ठीक है। तो इसको जो है हम लेटेस्ट एनर्जी कह रहे होते हैं। ये बोन हेपर साइकिल में जो है आपने न्यूमेरिकल भी करे होंगे इससे रिलेटेड, NaCl के 787 उसकी जो है एनर्जी होती है, ये मैंने आपको बताया भी था। याद कैसे करना है, 786 एक नंबर होता है ना, उसमें +1 कर देना है आपने, ठीक है, 787। ये MCQ में पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। MCQ नंबर 45 है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP। 1 मोल जो है STP पे गैस का कितना वॉल्यूम जो है उसका होता है 22.4 लीटर, सही है। MCQ को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे ML में भी हो सकता है गिवन हो, तो आपने जो है करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। MCQ नंबर 46 है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स को क्या कह रहे होते हैं, एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है, और सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं MCQ नंबर 47 पे, क्या कहता है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 एंड टेम्परेचर इज डबल्ड द वॉल्यूम बिकम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिंपल वही जो है आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो 4 टाइम्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। MCQ नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल की कौन सी मतलब इनमें से जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल, गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, हमें पता है आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे होते, सही है, मोल्टन स्टेट में करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते इसीलिए, ठीक है। तो ये आपने जो है याद रखना है इसको कि आयनिक क्रिस्टल जो है मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको उसमें कोई चार्ज चाहिए, ठीक है, या आयन चाहिए। आयन भी बेसिकली चार्ज ही होता है ना, ठीक है। तो जब तक कोई किस चीज़ में चार्ज नहीं होगा तो वो कंडक्ट कैसे कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सही है। उसके बाद MCQ नंबर 49 है द कन्वर्जन ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड। वेपर का जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक में भी नहीं है, फिर भी जो है एज एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, इसको हम डिपोजिशन कह रहे होते हैं, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लें। MCQ नंबर 50 है द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाईएस्ट व्हेन। लेटेस्ट एनर्जी कब हाईएस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो आयनिक कंपाउंड की तभी हाई होती है जब आपका आयन जो है वो स्मॉल हो और उस पर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, आयन आर लार्ज, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन बी है आयन आर स्मॉल एंड हाईली चार्ज, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी है द कंपाउंड हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। द कंपाउंड एंड इज सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। बहरहाल ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा, ठीक है जी। आते हैं MCQ नंबर 51 की तरफ। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट। ऐसे टेम्परेचर को क्या कह रहे होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अच्छा, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम is called as,
इज कॉल्ड इट्स। तो ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो है दोनों को एग्जिस्ट करें। तो हमें पता है, सपोज करें आइस है, क्या होता है, सॉलिड होता है और वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। तो दोनों फॉर्म जो है को एग्जिस्ट नहीं है। तो ये क्या हो रहा होता है, मेल्ट हो रहा होता है ना। तो ये फ्रीज का मेल्ट होना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये जो है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। सही है, याद रखना है आपने। MCQ नंबर 52 है, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज जनरली डैश विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। डिक्रीज करती है, हमें पता है। ठीक है, पिछली बार रीजन बता दिया था मैंने। 53 MCQ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल इन सॉलिड, पार्टिकल इन लिक्विड, पार्टिकल इन गैस, ऑल ऑफ दिस। हमें पता है पार्टिकल इन गैस जो होता है उसमें 3 टाइप की जो है मोशंस हो रही होती है, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। पार्टिकल ऑफ लिक्विड में रोटेशनल हो रही होती है सिर्फ, पार्टिकल ऑफ सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल हो रही होती है। अब जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो है मूवमेंट ज़्यादा हो रही होती है, इसीलिए जो है गैस की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 54 है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डैश विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो है ना, इसका टेम्परेचर के साथ आप रिलेशन याद कर लें, एक जैसा ही होता है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो है कम हो जाते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होता है, इंक्रीज करते हैं। मतलब इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, तो द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डैश विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है। 55 है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड विद इट्स लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। सही है, तो वेपर जो है प्रेशर जब एग्जर्ट करता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में लिक्विड पे एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर जब एग्जर्ट कर रहे हैं, सिंपल वेपर प्रेशर कहेंगे उसको। ठीक है, उसी लिक्विड, सपोज करें क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और हमारे पास जो है वहाँ पे एक हीटेड जो है वहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, और वो जो है मतलब उसमें से वेपर निकल रहे हैं। तो वो वेपर जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसलिए कहा गया है, एवापोरेशन का रेट और जो है कंडेंसेशन का रेट जो है वो इक्वल होता है, इसलिए जो है इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वो जो वेपर फेज में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड, और उस प्रेशर को जो है हम वेपर प्रेशर कह रहे होते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 56 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर की कितनी होती है सेल्सियस में, 100 होती है। बस 273 प्लस करते हैं। हमने लास्ट टाइम कन्वर्जन भी जो है डिस्कस करी थी, सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करना है, केल्विन टू सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। 57 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन। कौन सा फैक्टर है जो एवापोरेशन के रेट को अफेक्ट नहीं करता। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मास ऑफ कंटेनर। कंटेनर का मास जो होगा वो अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी अफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर भी करता है, सरफेस एरिया भी करता है। सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के साथ इन्वर्स। ठीक है। द आइडियल गैस इक्वेशन इज, कौन सी होती है, PV इजिकल्स टू nRT। सही है, जनरल गैस इक्वेशन जिसको कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 10 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 30 सेल्सियस। सही है, तो ये कितना होगा हीट का अमाउंट, ये हमने MCQ वैसे पढ़ा नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है, और इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से फार्मूले से होगा। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट का, Q इजिकल्स टू MC डेल्टा T। C जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो आप जो है स्पेसिफिक हीट वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हीट जो है Q जो होता है ना, ये हीट होता है, और C स्पेसिफिक हीट होता है। तो Q इजिकल्स टू MC डेल्टा T। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, Q इजिकल्स टू M के सबके सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा, और A को जो है ना फिर डेल्टा एज ए कंसीडर करिएगा। ठीक है, आपके ये जो है ना 3 से 4 न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो सकते हैं, फार्मूला याद करने की ट्रिक है। सही है, मैं आपको बता भी दूंगा ग्रुप में बाद में ये कैसे है।
ठीक है, तो इसको जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसमें डालते हैं तो ये जो कैलकुलेशन और इसका आंसर जो आता है वो होता है 418 पॉइंट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 418.4 जॉल। सही है। हीट हमें पता है एनर्जी होती है, यूनिट जॉल में ही होगा। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 60 है, Boyle's law state that at a constant temperature the volume of a gas is dash proportional to its pressure। सही है। Boyle's law क्या कहता है, वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, सिंपल। सही है। 61 है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज अ टेम्परेचर at which it melts, at which its vapor pressure becomes 760 mmHg, above which it cannot be liquefied, at which it's sublime। हमें पता है, पिछली बार एमसी को हमने डिस्कस भी करा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा वो होता है जहाँ पे जो है ज़्यादा वो लिक्विफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 62 है, द फिनोमेना वेयर सब्सटेंस शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसा फिनोमेना होता है किसी ऑब्जेक्ट में। सही है। स्पेशली आप क्रिस्टल सिस्टम में हमने पढ़ा था। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ना एक क्रिस्टल जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है। सही है। और इस प्रॉपर्टी को जो है हम एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। और इसके एग्जांपल में मैंने आपको एक याद भी करवाया था, ग्रेफाइट होता है। ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जो है उसको जब आप वैसे देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में। सही है। 63 एमसीक्यूज है, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। क्या होता है सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना, सब्लिमेशन होता है। डिस्कस कर लिया ऑलरेडी हमने। सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमें पता है कॉपर जो है मेटेलिक सॉलिड होता है, कार्बन सिलिका कार्बाइड जो है कोवलेंट सॉलिड होता है, सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड होता है, आइस जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 65 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज नोन एज। लिक्विड के फ्लो में रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, विस्कोसिटी को। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 66 है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है। कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था ना, सही है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। ठीक है। ये कौन सा वैसे जो है किस लॉ में पढ़ा था हमने, वैसे डिफ्यूजन का जो लॉ पढ़ा था हमने, आपको याद होगा शायद फर्स्ट लेक्चर में। सही है, तो वहाँ मैंने बताया था। बहरहाल अगर किसी को याद नहीं होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा, या उसी लेक्चर से, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लें, फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो पर्सनली डीएम मी। ठीक है, मैं आपको समझा दूँगा। उस पर जो है 2 से 3 मिनट बात कर लेंगे। ठीक है। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट है। अच्छा, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में फ़र्क ये होता है, डिफ्यूजन जो होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सिंपली, और इफ्यूजन अगर वही मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है ना सिंपली नोजल अगर वहाँ पे यूज़ करें। ठीक है। डिफ्यूजन के ही टर्म में हम कह लें कि वहाँ पे जो है मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल की थ्रू नोजल करवाई जाए। सही है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो इफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 67 है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि हीट का अमाउंट रिक्वायर हो जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है, उसको ले जाए, तो 1 मोल को। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही है, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही है, आपने याद रखना है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 68 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। हमें पता है रेट से जो है डिफ्यूजन का रेट जो है, हमने जब पढ़ा भी था, मॉलिक्यूलर मास से क्या उसका रिलेशन था, इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही था ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। सही है, तो मतलब वो जो था वो नोमिनेटर में था, तो नोमिनेटर में जब, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी, जितनी कम वैल्यू होगी, उतनी जो है सामने वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। सही है, तो रेट जो था
वो उसी का ज़्यादा होगा जिसका मास कम होगा। यहाँ मास किसका कम है? हाइड्रोजन का। सही है, तो हाइड्रोजन जो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, मतलब ये डिफ्यूज़ फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेज। अगर इसकी मैं बाद की बात करूँ तो बाद में देखें नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? ऐसा यूनिट विस्कोसिटी का बता दें, ये हमने इसे डिस्कस भी करा है। ऐसा यूनिट पास्कल सेकेंड, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गैसेज। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गैसेज के लिए सही है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्या उनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है? नहीं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हाँ ये हो सकती है, एक ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, बहुत कम होती हैं। देयर पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट, नहीं वो ट्रांसलेशनल भी कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन भी हो सकती है उनमें, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 71 है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 सेल्सियस, सही है। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस लॉ, सही है। द प्रेशर ऑफ गैस इज कास्ड बाय, गैस का जो है प्रेशर किस वजह से होता है? KMT का पास्टलेट पढ़ा था ना, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द कंटेनर वॉल काजेज, या हम कह सकते हैं कि वही जो है गैस का प्रेशर होता है, ठीक है। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नहीं ये क्रिस्टल का होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, आइसोट्रॉपिक नेचर, इंडेफिनिट प्रॉपर्टी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है ना, ये भी जो है क्रिस्टल नेचर में होती है और डेफिनेट ज्योमेट्री भी क्रिस्टल की होती है। तो एमॉर्फस सॉलिड जो है ना वो आइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में देखेंगे तो वो एक ही किस्म की प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक जो है पार्ट उनका हीट को कंडक्ट कर रहा होगा और दूसरा नहीं कर रहा होगा, सही है। सेम प्रॉपर्टी मतलब शो हो रही होगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है 75, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपल इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली सपोज करें हम जो है ना एक कोई भी जो है सेंटर मॉलिक्यूल सेंटर एटम कंसीडर करें, ठीक है। तो उस सेंटर एटम को जो है बाहर वाले कितने एलिमेंट्स जो है एज ए लिगेंड घेरे हुए हैं, तो ये वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, मतलब उससे बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितने होते हैं? वैसे ये MCQ पूछा नहीं जाता, ना ही आपके मतलब लेवल का है, ठीक है, BSN लेवल में ये नहीं पूछा जाता। वैसे मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। 76 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ना बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसको छोड़ दें आप, ठीक है, ये भी छोड़ दें। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। कौन सा कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है? आर्गन, क्वार्ट्ज, पोटाशियम नाइट्रेट, सुक्रोज, कौन सा कोवलेंट नेटवर्क? पोटाशियम देखने को मिल रहा है हमें, देखो मेटल है, ठीक है, तो सी तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सही है। आर्गन जो है हमारा एक नॉन रिएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस, ठीक है। और सुक्रोज में जो है हमें पता है कि वो मॉलिकुलर जो है स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज जो है वो कोवलेंट नेटवर्क में होता है, सही है, उसका एक प्रॉपर नेटवर्क बना होता है, ये याद रख लें, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज, ये अच्छा MCQ है, मतलब एक मेटल को जो है हम वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होते हैं? क्या रहे होते हैं? सिंपली इसको कहते हैं हम डक्टाइलिटी, सही है। मेलिएबिलिटी क्या है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आगे, ठीक है, ये सिंपल आ गया MCQ। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी हैमर्ड एंड टू थिन शीट, मतलब एक मेटल को आप हथौड़े से जो है इतना थिन करें कि वो एक प्रॉपर शीट बन जाए, इस प्रॉपर्टी को जो हम मेलिएबल कहते हैं। हम कहते हैं ना मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल नेचर, सही है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा,
सोनोरिटी का मतलब होता है कि वो जब आप उसको थोड़ा सा बजाएंगे ना, जैसे घंटी को नहीं बजाते हम, फिर कैसा साउंड निकलता है, सोनोरिटी उसको कहते हैं। कंडक्टिविटी कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर रहे होते हैं। सही है। और लस्टर एक प्रॉपर्टी दूसरी होती है। लस्टर किसको कह रहे होते हैं कि जब आप उसको टच करेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ होगा। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो होती है? बताएं जी। ये तो एमसीक्यूज बिल्कुल ईजी है और सिंपल लॉजिक लगाएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी और मॉलिक्यूलर मास वाला भी। सबसे पहले तो वो वाला करें जिनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है। सही है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब ज़्यादा ही होगी। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जिसका हमेशा ज़्यादा होता है ना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगी हमेशा ज़्यादा होगी। ये चीज़ याद रखना आपने। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है चीज़ देखनी है कि कौन सा जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। HCl और HF में जो है ना हम कंपैरिजन करें तो HF जो होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। सही है। इसलिए इसकी भी जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ठीक है। HCl उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। सही है। अगर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती ना तो फिर HF करेक्ट होता हमारा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो है इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। सही है। अच्छा, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 82 MCQ। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर गैस लॉ इज STP टेम्परेचर जो होता है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है? 0 केल्विन? नहीं, 0 सेल्सियस होता है। 273 केल्विन? हाँ। अगर 0 सेल्सियस में 273 को ऐड करते हैं तो वो जो है केल्विन में कन्वर्जन है। सही है, ये आपने याद रखनी है। 298 रूम टेम्परेचर होता है। 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, 83 MCQ द स्टैंडर्ड प्रेशर फॉर गैस लॉ। कौन सा प्रेशर होता है? 1 ATM प्रेशर, 760 mmHg या 101.325 किलो पास्कल। ये तीनों के तीनों जो है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ही हैं। तीनों के तीनों एक दूसरे की कन्वर्जन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। MCQ नंबर 84 है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। हमें पता है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, कि अगर किसी भी चीज़ के 1 ग्राम को जो है हम जो है उसका टेम्परेचर रेज करें 1 सेल्सियस से, तो वो जो हीट रिक्वायर होगी उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, वाटर की याद भी कर लेंगे आप। अच्छा, 85 होता है MCQs है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इक्वल टू 760 टॉन, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जीरो, डिस्टेंस डेंसिटी बिकम मैक्सिमम। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है ना उनकी जो है वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो हमारा जो है उसको उसी को जो है हम बॉइलिंग पॉइंट कह रहे होते हैं, उसी टेम्परेचर को। सही है। ऐसा टेम्परेचर जो कि मतलब इतना प्रेशर कर दे अंदर जो लिक्विड को हम बॉयल कर रहे हैं, ताकि वो जो है प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सही है। कुछ ही MCQs हैं, क्लास को और मतलब एंड करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है। MCQs नंबर 86 है, a solid has a no definite melting point and a soften over a range of temperature is mostly likely। कौन सा ऐसा सॉलिड होगा जिनकी मेल्टिंग पॉइंट की रेंज एक अच्छी खासी रेंज होती है और सॉफ्ट नेचर के होते हैं? हमें पता है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, बाकी सारे हार्ड होते हैं। अच्छा, 87 है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज। लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, ये MCQs में डिस्कस भी कर चुका हूँ। सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है एवापोरेशन। सही है। 88 MCQ, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, इसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब आप एक
चीज़ को जो है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे जो है उस चीज़ को, लिक्विड को जो है वेपर में चेंज करो। गैस वेपर जो है गैसियस फॉर्म में ही होता है, सही है, तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू दूसरा ऑप्शन है बॉइलिंग, सही है, तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग जो है दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। एवापोरेशन जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये हर टेम्परेचर पे हो रही होती है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। 89 एमसीक्यूज है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी कह लें आप, ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मोलर मास की, ठीक है। अच्छा जी, ये मोलर मास ऑप्शन इज करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ठीक है, सही है, स्क्वायर रूट ये लिखा हुआ है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 90 है। द यूनिट ऑफ वेंडर वॉल कांस्टेंट ए, ये आपने कर भी लिया था, ठीक है, और ये मोस्टली पूछा नहीं जाता, वैसे इसको छोड़ दें आप, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका जो यूनिट होता है वो लीटर स्क्वायर इंटू एटीएम या क्या पर मोल स्क्वायर, ठीक है। तो देख लें कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और ये लास्ट में सबके आंसर की गिवन है, तो आप यहाँ से जो है अपने एमसीक्यूज ऐसे प्रैक्टिस करके और फिर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सही है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, ठीक है। होप सो दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में जो आपका टेस्ट हो, ठीक है। सो चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करें, डेली बेसिस पे पढ़ें, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।